आयुष कामीय अध्याय का अगला पाठ शुरू करते हैं। अष्टांग आयुर्वेद, वेरी इंप टॉपिक, SAQ एंड सब टॉपिक फॉर LAQ। अष्टांग आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद के 8 अंग। क्यों अष्टांग आयुर्वेद का निर्माण हुआ? तो सभी अंगों में चिकित्सा का वर्णन है, लेकिन हर एक अंग पाठ का ज्ञान परिपूर्ण हो, इसीलिए 8 अंगों में विभाजन किया है। उदाहरण, वयस्क और बच्चों में एक ही औषधि काम करती है, सिर्फ फर्क मात्रा यानी डोज का होता है। तो हर एक अंग का अच्छे से ज्ञान हो, उसके लिए अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन हुआ है। काय बाल ग्रहोर्ध्वांग शल्य दंष्ट्राजरावृषान अष्टावंगानी तस्याहुष चिकित्सा येषु संश्रिता। आयुर्वेद के 8 अंग हैं। 1 काय चिकित्सा, 2 बाल चिकित्सा, 3 ग्रह चिकित्सा, 4 ऊर्ध्वांग चिकित्सा, 5 शल्य चिकित्सा, 6 दंष्ट्रा चिकित्सा, 7 जरा रसायन चिकित्सा और 8 वृष वाजीकरण। इन 8 अंगों में संपूर्ण चिकित्सा का समावेश हो जाता है। पहला है काय चिकित्सा यानी मेडिसिन, ज्वर, रक्तपित्त, प्रमेह, शोष, कुष्ठ आदि रोगों की चिकित्सा और संपूर्ण शरीर में फैले रोगों की चिकित्सा किस प्रकार से की जाती है, इसका वर्णन जिस अंग में किया हो उसे काय चिकित्सा कहते हैं। मतलब सभी व्याधि की चिकित्सा का वर्णन जिसमें हो उसे काय चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा में मुख्य रूप से जाठराग्नि की चिकित्सा होती है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार सभी व्याधि का मूल अग्नि है। दूसरा अंग बाल रोग चिकित्सा, पीडियाट्रिक्स, बालक का पोषण, दूध के दोष दूर करने वाली चिकित्सा और बालगृह से उत्पन्न रोगों की चिकित्सा का वर्णन जिस अंग में हो उसे बाल रोग कहते हैं। इसमें छोटे बच्चों से संबंधित और धात्री के दुग्ध के सभी विषय वर्णन है। तीसरा अंग है गृह चिकित्सा यानी कि भूत विद्या, साइकोसिस। इसमें देव या दैत्य से पीड़ित ग्रहादि दोषों को होम बलि देकर शांत करते हैं, उसे गृह चिकित्सा कहते हैं। हम इसी को साइकोलॉजी से कंपेयर कर सकते हैं। चौथा अंग है ऊर्ध्वांग चिकित्सा यानी कि ENT। जत्रु यानी क्लेविकल के ऊपर जितने भी रोग है, जैसे नाक के रोग, कान के रोग, आंखों के रोग, इन सब का वर्णन और चिकित्सा जिस अंग में बताई हो उसे ऊर्ध्वांग चिकित्सा कहते हैं। 5वां अंग है शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। अनेक प्रकार के शल्य जो शरीर में प्रवेश कर पीड़ा पहुंचाते हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर, लोहा, अस्थि, मूड गर्भ, इनकी चिकित्सा का वर्णन जिसमें हो उसे शल्य तंत्र कहते हैं। इन सब की चिकित्सा यंत्र, शस्त्र, क्षार और अग्नि के द्वारा की जाती है। इसका भी वर्णन शल्य तंत्र में आता है। 6वां अंग है दंष्ट्रा चिकित्सा यानी अगध तंत्र, मीन्स टॉक्सिकोलॉजी। इसमें सर्प, कीट, चूहा आदि के काटने की वजह से उत्पन्न होने वाले विष की चिकित्सा का वर्णन किया है। अष्टांग हृदय ने विष चिकित्सा को दंष्ट्रा कहा है। 7वां अंग है जरा यानी रसायन चिकित्सा, रेजुविनेटर। जरा मतलब बुढ़ापा, जल्दी बुढ़ापा न आए उसके लिए जो चिकित्सा की जाती है उसे रसायन या जरा कहते हैं। व्यवस्थापन यानी कि तरुणावस्था को स्थिर रखने के लिए, आयु, बल और बुद्धि की वृद्धि करने के लिए तथा शरीर में रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए जिस चिकित्सा का वर्णन जिस अंग में किया हो उसे जरा या रसायन चिकित्सा कहते हैं। 8वां अंग है वाजीकरण यानी एफ्रोडिसियक। इसमें वीर्य की विकृति होने पर चिकित्सा द्वारा संशोधित कर वीर्य वृद्धि और वीर्य उत्पादन के योग्य कर देते हैं, उसे वाजीकरण कहते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर के लेवल पर इतना समझना काफी है। आपको सिर्फ 8 अंगों के नाम और उसका अर्थ पता होना चाहिए। अभी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है। ये टॉपिक आपका बेसिक है, मींस फाइनल ईयर तक काम आएगा और प्रैक्टिस में भी। त्रिदोष वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ, SAQ, LAQ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर क्वेश्चन कंपलसरी आता ही है। दोष क्या है, दोष का स्थान क्या है, कौन सा दोष कौन से समय पर बलवान होता है, ये देखेंगे। इसको अगर आप चार्ट फॉर्म में करोगे तो समझने और याद रखने में आसानी होगी। तो पहले दोष क्या है ये समझते हैं। दूष्यंती इति दोषा, जो शरीर को दूषित करते हैं उसे दोष कहते हैं। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समासतः, शरीर के 3 दोष हैं वात, पित्त और कफ। विकृता देहम घ्रंथि ते वर्तयन्ति च, ते व्यापिनोपि हृन्नाभ्योर्ध्वो मध्योर्ध्व संश्रया वात पित्त कफ। ये शरीर के तीनों दोष विकृत
यानी दूषित होने पर शरीर के लिए हानिकारक और अविकृत होने पर शरीर के लिए लाभदायक होते हैं। अगर तीनों दोष साम्यावस्था में है तो शरीर का वर्धन करेंगे, यानी कि जो उनके कार्य है वो ठीक से करेंगे, और अगर विकृत अवस्था में है तो दोषों की क्षय या वृद्धि होगी। क्षय मतलब दोषों के जो नॉर्मल गुण हैं वो कम होंगे, और वृद्धि मतलब बढ़ जाएंगे। ये तीनों दोष सभी शरीर में व्याप्त है, मतलब सभी शरीर के भाग में रहते हैं, लेकिन इन तीनों दोषों का अपना अपना एक स्थान है। इन स्थानों को याद रखने के लिए दो स्थान याद रखें। हृदय और नाभि इमेज देखकर आप ये याद रखें। आपको नीचे से ऊपर जाना है। वात, पित्त, कफ, हृदय और नाभि के नीचे वात हृदय और नाभि के बीच में पित्त हृदय और नाभि के ऊपर कफ। इसको याद रखना आसान है। या फिर नाभि के नीचे वात, नाभि के ऊपर पित्त और हृदय के ऊपर कफ दोष रहता है। अभी कब कौन सा दोष बलवान रहता है वो देखेंगे। वयोहोरात्रि भुक्तानाम तैंतम अध्यादिगा क्रमात्वय, यानी एज, अहो मतलब दिन, यानी उम्र, दिन, रात और भोजन के अंतिम समय में वात, मध्य के समय में पित्त और शुरुआत के समय में कफ की वृद्धि होती है। अगर ठीक से सोचोगे तो याद रहेगा। सवेरे उठने के बाद थोड़ा कफ जैसा रहता है जिसे हम थूक देते हैं। फिर दोपहर को भूख लगती है, यानी पित्त का समय है, और खाना पाचन होने के एंड में फ्लैटस होता है तो वो वात है। अगर उम्र के हिसाब से देखें तो छोटे बच्चों में कफ की शिकायत रहती है, यानी बाल्यावस्था में कफ ज्यादा रहता है, मध्यम आयु में पित्त रहता है, और वृद्धावस्था में हमारा शरीर रुखा हो जाता है, यानी वात बढ़ जाता है। तो कोई भी अवस्था हो, शुरुआत में कफ, मध्यम अवस्था में पित्त और अंत अवस्था में वात दोष बलवान होता है। अभी दोषों के गुण देखेंगे। एक, वात दोष तत्र रूक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्मश्चलो नीलः। वात मतलब वायु। आपको हवा को इमेजिन करना है तो आसानी से याद रहेगा। अगर लॉजिक लगा के याद रखोगे तो आसानी होगी। हवा कैसी होती है? रुक्ष यानी कि रुखी या ड्राई, लघु यानी हल्की। बलून में हवा भरने के बाद भी बलून ऊपर जाता है, यानी वायु लघु है। वायु शीत होती है, वायु का गुण शीत है, यानी कोल्ड है। वायु खर होती है। अगर विंटर की हवा देखेंगे तो वह त्वचा को खुरदुरा बनाती है, मतलब वायु रफ है। अगला गुण है सूक्ष्म। हवा इतनी सूक्ष्म होती है कि कहीं भी प्रवेश कर सकती है, चाहे वह स्रोत हो या अस्थि। आखिरी गुण है चल, यानी वायु हलचल कर सकती है, यानी कि मूवमेंट करना वायु का गुण है। तो वायु के 6 गुण याद रखने हैं: रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म और चल। अभी पित्त के गुण: पित्तम सस्नेह तीक्ष्णोष्णम लघु विस्त्रम सरम द्रवम। पित्त के सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, विस्त्र, सर और द्रव्य, यह 7 गुण है। पित्त सस्नेह यानी स्नेह युक्त होता है, थोड़ा सा ऑयल या घी जैसा। तीक्ष्ण यानी शीघ्र कार्य करने वाला, यानी पेनिट्रेटिंग। उष्ण यानी गर्म, हॉट होता है। लघु यानी हल्का। विस्र यानी दुर्गंध युक्त, फाउल स्मेल। सर यानी शरीर में फैलने वाला, और द्रव होता है यानी लिक्विड जैसा होता है। कुछ स्पाइसी खाने के बाद जब डकार आती है तो कैसी होती है? वही गुण पित्त के हैं, जैसे उष्ण, द्रव, तीक्ष्ण, स्नेह और दुर्गंध युक्त होती है। अभी कफ के गुण: कफ स्निग्ध, शीत, गुरु, मंद, शलक्षण, मृत्स्न और स्थिर होता है। कफ स्निग्ध यानी ज्यादा अनकटिस, यानी ऑयली होता है। शीत यानी कोल्ड होता है। गुरु यानी हैवी होता है। मंद यानी देर से कार्य करने वाला, स्लो होता है। श्लक्षण यानी चिकना होता है। मृत्स्न यानी लिपलिपा होता है। और स्थिर यानी स्टेबल होता है। कफ दोष के गुण याद रखने के लिए आप श्रीखंड को कंपेयर कर सकते हैं। अभी इन दोषों का संसर्ग और सन्निपात क्या है? व्हाट इज संसर्गवात? पित्त और कफ में से जब कोई दो दोष दूषित या क्षीण होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं तो उसे संसर्ग कहते हैं, जैसे वात पित्त, वात कफ या पित्त कफ। व्हाट इज सन्निपात? जब वात पित्त कफ तीनों दोष कुपीत या क्षीण होकर व्याधि उत्पन्न करते हैं उसे सन्निपात कहते हैं। सिंपली 2 दोष का एक साथ मिलना यानी संसर्ग, और तीनों दोषों का मिलना यानी सन्निपात। अग्नि: एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ अग्नि। वात, पित्त और कफ के अनुसार अलग अग्नि होती है। 1. विषम अग्निवात दोष के कारण विषम अग्नि होती है। वात दोष स्वयं ही चल होता है, वायु स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर होता है, जिसकी वजह से पचन कभी जल्दी होता है, कभी देर से। भोजन का कभी पाक होता है या नहीं होता।
कभी भूख लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी। अग्नि अनिश्चित वेरिएबल होती है। 2, तीक्ष्ण अग्नि। पित्त दोष के कारण अग्नि तीक्ष्ण होती है। पित्त के तीक्ष्ण गुण के कारण अग्नि तीक्ष्ण हो जाती है। पित्त का उष्ण गुण अग्नि को और तीक्ष्ण बना देता है। भोजन का जल्दी पाचन हो जाता है और बार बार भूख लगती है। 3, मंदाग्नि कफ दोष के कारण अग्नि मंद होती है। कफ के शीत और गुरु गुण के कारण जठराग्नि को बुझा देती है और भोजन का पाचन देरी से होता है, जिसे मंदाग्नि कहते हैं। जैसे राख से ढकी अग्नि अन्न का पाक नहीं करती, वैसे ही मंदाग्नि अन्न का पाचन नहीं करती। 4, सम अग्निवात पित्त और कफ सम अवस्था में होने पर अग्नि सम रहती है। अगला टॉपिक है कोष्ठ। कोष्ठ यानी आमाशय, स्टमक की स्थिति या जिसमें पाचन क्रिया की जाती हो। जैसे किसी को थोड़ी दवा से भी लूज मोशंस हो जाते हैं और किसी को नहीं होता। दोषों की प्रबलता के अनुसार कोष्ठ की स्थिति अलग रहती है। 3 प्रकार के कोष्ठ होते हैं, क्रूर, मृदु और मध्य 1। क्रूर कोष्ठवात दोष की अधिकता से क्रूर कोष्ठ होता है। क्रूर कोष्ठ में विरेचन कठिनाई से होता है। 2, मृदु कोष्ठ पित्त दोष की अधिकता से मृदु कोष्ठ होता है। मृदु कोष्ठ में दूध पान करने से ही विरेचन हो जाता है। 3, मध्यम कोष्ठ कफ दोष की अधिकता से कोष्ठ मध्यम रहता है और तीनों दोषों की साम्यावस्था में भी कोष्ठ मध्यम रहता है। कोष्ठ जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कोष्ठ की स्थिति से हम सही औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। मृदु कोष्ठ में हम तीक्ष्ण औषधि नहीं दे सकते, वैसे क्रूर कोष्ठ में तीक्ष्ण औषधि का प्रयोग करना होता है। कोष्ठ प्रकार का वर्णन कीजिए, ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं प्रकृति, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्रार्तवस्थैर जन्मादो विषय नेव विष्कृम्य। 9, तैष्ठ तिस्त्रः प्रकृत्यो हीनम द्योतमः पृथक समधातु समस्तासु श्रेष्ठा निंद्या द्विदोषजा। 10, प्रकृति यानी जन्मजात स्वभाव, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकृति यानी दोषों का संगठन। गर्भाधान के समय शुक्र और आर्तों में दोषों की जो प्रधानता होती है, उसी प्रधान दोष से व्यक्ति की प्रकृति बनती है। जैसे विष से उत्पन्न कीट विष में ही जीवित रहता है, जबकि किसी अन्य जीव को उस विष में रख दिया जाए तो वह मर जाएगा। वैसे ही गर्भाधान के समय की दोषों की स्थिति व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाती, क्योंकि वह स्थिति उसके लिए सातम्य होती है। प्रकृति मतलब व्यक्ति का जन्म किन दोषों की प्रबलता की वजह से हुआ है। यह प्रकृति 3 प्रकार की होती है, हीन, मध्यम और उत्तम वातज, पित्तज, कफज। यहां का मतलब जिससे जन्म हुआ हो। वातज प्रकृति हीन मानी जाती है, पित्तज प्रकृति मध्यम मानी जाती है, कफज प्रकृति उत्तम मानी गई है। 2 दोष वाली प्रकृति निंद्य होती है, वही तीनों दोषों से बनी प्रकृति श्रेष्ठ है। एक्सप्लेन प्रकृति, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सप्त धातु एंड मल, सप्त धातु रसाश्रिमान समेदो स्थिमज्ज शुक्राणी धातव। सप्त दूष्या, धातु मतलब धारणात धातव, जो शरीर को धारण करे उसे धातु कहते हैं। रस रक्तादि धातु ने शरीर को धारण किया है, इसीलिए इन्हें धातु कहते हैं। ये धातु वात आदि दोषों से दूषित होने के कारण इन्हें दुष्य भी कहते हैं। हमारे शरीर में 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। प्रथम रस धातु का निर्माण आहार रस से होता है। रस से रक्त का, रक्त से मांस, मांस से मेद का, मेद से अस्थि का, अस्थि से मज्जा का और मज्जा से शुक्र धातु का निर्माण होता है। रस यानी ICF एंड ECF, रक्त यानी ब्लड, मांस यानी मसल, मेद यानी बॉडी फैट, अस्थि यानी बोन्स, मज्जा यानी बोन मैरो, शुक्र यानी सीमेन या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सप्त धातु SAQ में पूछ सकते हैं। मल मलिनी करणान्मला, जो दूसरों को मलिन या गंदा करता है उसे मल कहते हैं। मूत्र यानी यूरिन, पुरीस यानी स्टूल, स्वेद यानी स्वेट, कर्ण, चक्षु, नासिका के मल को भी मल कहते हैं। अगला टॉपिक है वृद्धि और क्षय सिद्धांत। एक्सप्लेन कंसेप्ट ऑफ वृद्धि एंड क्षय। यह टॉपिक चरक संहिता में अच्छे से वर्णन किया है। अगर वृद्धि और क्षय सिद्धांत पूछते हैं तो आप चरक संहिता के अनुसार लिखें। वृद्धि समानः सर्वेषां विपरीतैर्विपर्यः, समान से समान की वृद्धि होती है और विशेष यानी डिफरेंट से क्षय होता है। यदि चावल में चावल डाल दिए जाएं तो चावल की वृद्धि ही होगी। अगर हम विरुद्ध गुणों का अवलंबन करेंगे तो क्षय ही होगा, यानी
विपरीत विपर्य, जैसे मांस की वृद्धि होने पर अस्थि का प्रयोग लाभकारक होता है। फॉर एग्जाम्पल, वात दोष को कम करने के लिए तेल का प्रयोग करते हैं क्योंकि दोनों के गुण ऑपोजिट हैं। षड्रस अगेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है। रस मतलब जिसका जिह्वा यानी रसनेन्द्रिय द्वारा ज्ञान हो उसे रस कहते हैं। रसनार्थो रस, नेट रसना मतलब जिह्वा का अर्थ हो उसे रस कहते हैं। रसा स्वाद्वम लवणतिक तोष्ण क्षयका षड द्रव्यमाश्रितास्ते च यथा पूर्व बलावहा। 6 प्रकार के रस हैं। मधुर या स्वादु यानी स्वीट, अम्ल सावर, लवण सॉल्टी, तिक्त बिटर, उष्ण यानी कटु पंजेंट, और कषाय यानी एस्ट्रिंजेंट। यथा पूर्व बलावहा मतलब अंत से लेकर आगे आगे वाले रस बलवान है। मधुर रस सबसे बलवान है और कषाय रस सबसे कम बलवान है। रसों का दोषों पर कार्य। मधुर अम्ल लवण रस वात दोष को कम करते हैं तो कफ दोष को बढ़ाते हैं। तिक्त कटु कषाय रस वात दोष को बढ़ाता है तो कफ दोष को कम करता है। मधुर तिक्त कषाय रस पित्त दोष को कम करते हैं तो अम्ल लवण कटु रस पित्त दोष को बढ़ाते हैं। विरुद्ध और समान गुण के कारण क्षय वृद्धि होती है। त्रिविध द्रव्य, 3 types of द्रव्य on the basis of प्रभाव, शमनम कोपनम, स्वस्थहितम द्रव्यमिति त्रिधा। कोई भी द्रव्य रस, गुण, वीर्य वो विपाक और प्रभाव से काम करते हैं। द्रव्य मतलब औषधि द्रव्य जिससे दोषों का शमन या प्रकोप होता है। द्रव्य 3 प्रकार के होते हैं, 1 शमन, 2 कोपन, 3 स्वास्थ्यतम। 1 शमन यानी शांत करना या कम करना। ये द्रव्य शरीर में बढ़े हुए दोषों को शांत करते हैं जिससे दोष साम्यावस्था यानी समान अवस्था में आ जाते हैं। 2 कोपन, कोपन मतलब बढ़ा देना या दूषित करना। कोप शब्द में ही उसका अर्थ है उग्र होना या बढ़ा देना। यह द्रव्य दोषों को बढ़ाकर धातु को दूषित कर रोग उत्पत्ति करते हैं। 3 स्वास्थ्य हितम, कुछ ऐसे द्रव्य होते तो जो न तो दोषों को बढ़ाते हैं और न ही दोषों को कम करते हैं और न ही साम्य दोषों को कुपित करते हैं, उन्हें स्वास्थ्य हितम कहते हैं। जैसे दुग्ध जल, गेहूं, इनका सेवन शरीर के लिए स्वस्थ होता है। द्विविध वीर्य यानी पोटेंसी। वीर्य मतलब द्रव्य के कार्य करने की शक्ति, जिसके द्वारा क्रिया की जाती है उसे वीर्य कहते हैं। वीर्य तो क्रियते येन या क्रिया। उष्ण शीत गुणोत्कर्षा तत्र वीर्य द्विधा। स्मृतम उष्ण और शीत गुण के अधिकता के कारण वीर्य 2 प्रकार के होते हैं। उष्ण वीर्य और शीत वीर्य। सभी द्रव्य 5 भौतिक होते हैं, लेकिन अग्नि और जल को प्रधान मानते हुए वीर्य 2 ही प्रकार के माने हैं, उष्ण और शीत। त्रिविध विपाक, पाक मतलब विशिष्ट पाक, आहार का जठराग्नि द्वारा परिपाक होकर अंत में जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे विपाक कहते हैं। विपाक 2 प्रकार का होता है, अवस्था पाक, यह पाक अवस्थिक होता है, अलग अलग स्थान पर परिवर्तन होता रहता है। दूसरा निष्ठा पाक, यह आहार का अंतिम परिणाम होता है और इस अंतिम परिणाम से मधुर, अम्ल और कटु विपाक उत्पन्न होता है। विपाक 3 प्रकार का होता है, मधुर, अम्ल और कटु आहार। रस का आमाशय में मधुर रस उत्पन्न होता है, उसके बाद जब वह आहार पाकावस्था को प्राप्त होता है तो उससे अम्ल रस उत्पन्न होता है। वही आहार जब पक्वाशय में पहुंचता है तो कटु रस की उत्पत्ति होती है। मधुर विपाक कफ वर्धक, अम्ल विपाक पित्त वर्धक और कटु विपाक वात वर्धक होता है, क्योंकि इन विपाक दोष के गुण समान होते हैं। अभी अगला टॉपिक है विंशति गुण। गुरु मंदहिम स्निग्ध शलक्षण सांद्र मृदु स्थिरा गुणा ससूक्ष्म विशदा विंशति सविपर्या। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको याद रखने के लिए 2 ट्रिक हैं। पहले या तो आप जो भी इजी लगते हैं या डेली रूटीन में काम आते हैं उसको याद रखें, या फिर जो श्लोक दिया है उसको याद रखें ताकि उसके ऑपोजिट गुण याद रहेंगे। तो हम यहाँ पे पहली ट्रिक के बारे में बात करेंगे। आपको क्या करना है कि जो डेली रूटीन में यूज करते हैं उस वर्ड को याद रखना है। जैसे गुरु लघु, हिम उष्ण, स्निग्ध रूक्ष, मृदु कठिन, स्थिर चल, सूक्ष्म स्थूल। तो ये पैर कॉमन है, तो ये पैर पहले याद रखे, उसके बाद जो हार्ड है उसे याद रखे तो ठीक से लिख पाएंगे। इसको डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको एटलीस्ट 20 गुण और उसका मीनिंग याद रहना जरूरी है। पहला गुण है गुरु और लघु गुरु, यानी भारी या हैवी, जो किसी चीज को बढ़ाएगा या शरीर में गुरुता लाएगा। जैसे मांस, ये गुरु होता है, शरीर में गुरु गुण बढ़ाता है। गुरु का विरुद्ध गुण है
लघु मतलब हल्का, जो शरीर में हल्कापन लाएगा, जैसे मुरमुरा, ये लघु होता है और शरीर में लघुता लाता है। दूसरा गुण हिम और उष्ण मतलब ठंडा गर्म, ऐसे याद रखें। हिम मतलब कोल्ड क्वालिटी, जिसकी वजह से हम रक्त का स्तंभन यानी रक्त को बहने से रोक सकते हैं। जैसे ठंडा पानी हिम के ऑपोजिट उष्ण गुण है। उष्ण यानी हॉट, जो शरीर में पसीना उत्पन्न करता है। जैसे मसाले या मिर्च, ये उष्ण गुण के होते हैं। तीसरा गुण है स्निग्ध और रूक्ष स्निग्ध, यानी जो शरीर में चिकनापन लाता है, यानी सूदिंग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑयल। स्निग्ध के ऑपोजिट रूक्ष गुण होता है, यानी ड्राई, जो शरीर में रूखापन लाएगा या जो स्निग्ध गुण को कम करेगा। फॉर एग्जाम्पल चूर्ण, जिससे उद्वर्तन करते हैं। चौथा गुण है मृदु और कठिन। मृदु मतलब आसानी से पिघलने वाला, यानी सॉफ्ट, जैसे आइसक्रीम या फिर फैट इन नॉन वेज। मृदु के अपोजिट कठिन होता है, यानी जो शरीर को दृढ़ और मजबूत बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम या नॉन वेज के बोन्स। अगला गुण है स्थिर और चल। स्थिर मतलब एक जगह पर रुकने वाला या गतिहीन। इसमें धारण करने की क्षमता होती है, यानी इमूवेबल। जैसे गेहूं, गेहूं का गुणधर्म है स्थिरता लाना, यानी हमारे धातु को वह न तो बढ़ाते हैं न कम करते, बल्कि स्थिर रखते हैं। स्थिर के विरुद्ध चल गुण होता है। चल यानी गति देने वाला, यानी मूवेबल, जैसे ब्लड सर्कुलेशन करना, अन्न को आगे ढकेलता है, मल को बाहर निकालता है। अगला गुण है सूक्ष्म और स्थूल। आप छोटा और बड़ा ऐसे याद रखें। सूक्ष्म यानी जो शरीर की छोटी से छोटी कोशिका में प्रवेश करता है, माइन्यूट चैनल को भी खोलता है, जैसे विष, एल्कोहल। इनका सूक्ष्म गुण शरीर के हर एक सेल्स में जाता है। स्थूल यानी मोटा या बल्कि जो शरीर में मार्ग को अवरुद्ध करे, जैसे मिठाई। अभी बाकी की जो गुण है उसे देखते हैं। अगला गुण है मंद और तीक्ष्ण मंद, यानी जो शरीर की क्रिया को धीमा कर दे या डल कर दे। मंद गुण पाचन क्रिया को स्लो करता है, दोषों का शमन भी करता है। मंद के विरुद्ध तीक्ष्ण गुण होता है। तीक्ष्ण यानी जो शरीर के अंदर तेजी से प्रवेश करके क्रिया जल्दी से करता है, यानी शार्प पेनिट्रेटिंग, पाचन जल्दी से करता है। अगला गुण है श्लक्षण और खर। श्लक्षण यानी स्मूथ, जैसे स्किन पर लगाने वाले क्रीम, जिससे हीलिंग प्रोसेस जल्दी से होता है। श्लक्षण के विरुद्ध गुण खर है। खर मतलब रफ, ये शरीर में खुरदुरापन लाता है। इससे लेखन कार्य यानी कि स्क्रैपिंग किया जाता है, जैसे वूंड के ऊपर की लेयर निकलती है। जैसे वॉल के ऊपर का पेंट हम खुरेद कर निकालते हैं, वैसे ही खर गुण कार्य करता है। अगला गुण है सांद्र और द्रव। सांद्र यानी जिसकी वजह से स्वच्छता निर्माण होती है। जैसे अगर हम छाछ को एक ग्लास में रख दें तो थोड़े समय के बाद गाढ़ा पदार्थ नीचे बैठ जाता है, उसे हम सांद्र कह सकते हैं, यानी कि थिक या डेंस। सांद्र के विरुद्ध गुण है द्रव यानी लिक्विड। यह शरीर के अंदर बहते रहने की क्रिया करता है, जैसे रस, धातु, रक्त धातु। अगला गुण है विशद और पिच्छिल विशद, यानी जो क्लेद का शोषण करे, शुष्कता निर्माण करता है। जैसे कषाय रस जो शोषण करता है। विशद के विरुद्ध पिच्छिल गुण होता है। पिच्छिल यानी चिपचिपा या स्लाइमी, इससे शरीर में नमी पैदा होती है। शरीर में लेपन करने की क्रिया भी करता है, जैसे मेडिसिनल ऑयल्स। अभी फर्स्ट ईयर के लेवल पर इतना जानना जरूरी है कि कौन से गुण का क्या अर्थ है, इसीलिए ज्यादा डिटेल में नहीं लिया है। रोग और आरोग्य का कारण यह विवा के लिए है। काल यानी समय, अर्थ यानी इंद्रियों का विषय, कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक। इन तीनों का हिन यानी कम, मिथ्या यानी जो न करना हो। अतियोग होने पर रोग की उत्पत्ति होती है और सम्यक योग होने पर आरोग्य प्राप्त होता है। आरोग्य और रोग की व्याख्या। डिफाइन हेल्थ एंड डिजीज। स्टेज रोगस्तु, दोष वैषम्यम, दोष साम्यम रोगता। वात, पित्त और कफ जब विषम अवस्था में होते हैं, यानी दोषों की क्षय और वृद्धि होती है, तब वह रोग की अवस्था होती है। दोषों का विषम होना रोग कहलाता है। और जब ये तीनों दोष समान अवस्था में होते हैं, तब उसे आरोग्य कहते हैं। रोग प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजीज। निजागंतु विभागेन तत्र रोगा द्विधा स्मृता। रोग दो प्रकार के होते हैं, निज और आगंतुक निज, यानी जो शरीर में ही रहते हैं, खुद शरीर का अपना होता है। शरीर के दोष की वजह से उत्पन्न होने वाले रोग को निज रोग कहते हैं। इसमें पहले दोष कुपित होते हैं, बाद में लक्षण दिखाते हैं या
व्याधि बाद में उत्पन्न होती है, और आगंतुक मतलब बाहर से लगी चोट या स्थिति के कारण उत्पन्न रोग को आगंतुक रोग कहते हैं। इसमें पहले व्याधि उत्पन्न होते हैं। अगला टॉपिक है रोग अधिष्ठान। तेषां कायमनोभेदाधिष्ठानमपि द्विधा। रोग अधिष्ठान मतलब रोग का रहने का स्थान। जो भी निज और आगंतुक व्याधि जिस स्थान पर होते हैं उन्हें रोग अधिष्ठान कहते हैं। रोग अधिष्ठान दो है, एक काय मतलब शरीर और दूसरा मन। रजस्तमश्च मनसो दोष दोषा उदाहरतो। मन के दो दोष माने गए हैं, रज और तम। रज और तम की वजह से मानसिक रोग होते हैं। सत्वगुण निर्मल और प्रकाशवान होता है। रोगी परीक्षा, मेथड्स ऑफ असेसमेंट ऑफ पेशेंट्स, दर्शन स्पर्शन प्रश्न परीक्षेत च रोगिणम। रोगी की परीक्षा तीन प्रकार से की जाती है, दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न। एक, दर्शन इंस्पेक्शन। रोगी को देखने के बाद जिस अवस्था का ज्ञान हो उसे दर्शन कहते हैं, जैसे रोगी की हलचल, आंखों में पीलापन, चलने का तरीका, जिससे हमें पहले से ही व्याधि का अंदाजा हो सके। दो, स्पर्शन टच, रोगी को स्पर्श करके व्याधि का ज्ञान होता है, जैसे ज्वर है या नहीं, व्रण पक्व हुआ या नहीं। तीन, प्रश्न इंटेरोगेशन, रोगी से प्रश्न पूछना, प्रश्न के द्वारा वेदना आदि लक्षणों का ज्ञान करना। रोगी की परीक्षा 6 प्रकार से भी होती है, जैसे पंच ज्ञानेंद्रिय और प्रश्न। ये यहाँ पे वर्णित नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट है। अभी अगला टॉपिक है रोग परीक्षा। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, रोगी परीक्षा यानी पेशेंट एग्जामिनेशन और रोग परीक्षा मतलब डिजीज का एग्जामिनेशन। कंफ्यूज्ड नहीं होना है। रोग परीक्षा इंपॉर्टेंट फॉर SAQ रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशयाप्ति भी। रोग परीक्षा करने के लिए 5 उपाय बताए हैं। एक, निदान यानी कारण। 2, प्रागरूप मतलब पूर्व रूप। 3, डॉट रूप यानी लक्षण। 4, उपशय। 5, आपति यानी संप्राप्ति। आप निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति ऐसे ही याद रखें। इसे निदान पंचक भी कहते हैं। इन पांचों का ज्ञान होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर सिर्फ निदान की बात करें तो 2 व्याधि का एक ही निदान हो सकता है, लेकिन जब तक हम पांचों साधन से रोग का परीक्षण नहीं करते तब तक हम अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए व्याधि का डायग्नोसिस करने के लिए निदान पंचक की जरूरत होती है। एक निदान मतलब व्याधि निर्माण होने का कारण या कॉजेटिव फैक्टर ऑफ डिजीज। 2, पूर्व रूप यानी प्रोडर्मल सिम्टम्स, व्याधि पूर्ण रूप से निर्माण होने से पहले जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे पूर्व रूप कहते हैं। 3, रूप यानी सिम्टम्स व्याधि निर्माण होने के बाद जो लक्षण दिखाई दे उसे रूप या लक्षण कहते हैं। इससे व्याधि का डायग्नोसिस करने में आसानी होती हुआ। 4, उपशय मतलब जिससे से व्याधि में सुख की प्राप्ति हो, इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं उसे उपशय कहते हैं। 5, संप्राप्ति मतलब व्याधि निर्माण होने की प्रोसेस, जैसे पहले दोष दूषित हुए, फिर स्रोत दूषित हुए, बाद में व्याधि निर्माण हुई। तो ये जो व्याधि निर्माण होने की प्रक्रिया है उसे संप्राप्ति कहते हैं। अभी आपको इतना समझना काफी है। अगला टॉपिक है देश। 3 टाइप्स ऑफ हैबिटेट। चिकित्सा करते समय व्याधि को ठीक करने के लिए देश रोगी के देश को जानना जरूरी होता है, क्योंकि वह रोगी उस देश के आहार विहार के लिए साथ में होता है। क्योंकि अनूप देश में उत्पन्न द्रव्य जांगल देश वाले व्यक्ति के लिए अनुकूल नहीं होते हैं, इसीलिए देश का जानना जरूरी होता है। चिकित्सा करते समय देश का जानना जरूरी होता है। चिकित्सा की दृष्टि से देश 2 प्रकार का होता है, भूमि देश और देह देश। भूमि देश 3 प्रकार का होता है, जांगलम वात भूयिष्ठम अनुपम तु कफोलबणम साधारणम सममलम त्रिढ़ा भूदेशमादिशेत। पहला है जांगल देश। इस देश में वात दोष की प्रधानता होती है। इस देश में उत्पन्न द्रव्य वात की अधिकता वाले होते हैं, इसीलिए इस देश में वातज व्याधि उत्पन्न होते हैं। दूसरा है आनूप देश। इस देश में जल की प्रधानता होने के कारण इस देश में कफेज व्याधि ज्यादा होते हैं। तीसरा है साधारण देश।
इस देश में न तो अधिक वर्षा होती है न ही अधिक जंगल होता है, इसलिए इस देश में त्रिदोष साम्यावस्था में होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से देश में कौन सा दोष प्रधान होता है या कौन से व्याधि होते हैं। SAQ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है भेषज काल, क्षणादि व्याध्यवस्था, 6 कालो भेषज योगकृत। भेषज काल मतलब औषधि द्रव्य देने का समय। भेषज काल 2 है, एक क्षणादि और दूसरा व्याधि अवस्था। क्षणादि मतलब क्षण, मुहूर्त, मिनट आदि के लिए कहा जाता है, जैसे अपान वायु की दृष्टि में खाने के पहले औषधि द्रव्य दिए जाते हैं। और दूसरा व्याधि की अवस्था मतलब व्याधि की स्टेजेस के अनुसार औषधि दी जाती है, जैसे जीर्ण ज्वर में घृत सेवन करना चाहिए। इस पर ऑरल में क्वेश्चन पूछते हैं। अगला टॉपिक है औषधि भेद शोधन शमन चेति समासा। औषधि 2 प्रकार की होती है, शोधन और शमन। शोधन मतलब ऐसे औषधि द्रव्य जो वातादि दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं, वमन विरेचन आदि के द्वारा दोष बाहर निकालते हैं। शमन मतलब ऐसे औषधि द्रव्य जो वातादि दोषों को शरीर के अंदर ही शांत करें। ये टॉपिक भी ओरल में पूछते हैं। अगला टॉपिक है शारीरिक और मानसिक दोष चिकित्सा। शारीरिक दोष चिकित्सा शरीर जानम दोषाण क्रमेण परमुष्धम बस्तिर विरको वमन तथा तैलम घृतम मधु। वात पित्त और कफ, इन शारीरिक दोष की शोधन चिकित्सा बस्ती, विरेचन और वमन से की जाती है। वात दोष की श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा बस्ती है, पित्त दोष के लिए श्रेष्ठ शोधन चिकित्सा विरेचन है, और कफ दोष के लिए वमन श्रेष्ठ चिकित्सा है। और अगर श्रेष्ठ शमन औषधि की बात करें तो वात के लिए तेल, पित्त के लिए घृत और कफ के लिए मधु बेस्ट है। तो यहाँ पे कौन से दोष के लिए कौन सी शोधन और शमन चिकित्सा बेस्ट है ये बताया है। ये IMP टॉपिक है, इसे आजीवन याद ही रखना है। इनका जो भी कोरिलेशन है वो चरक संहिता में कवर होगा। अभी मानस रोग चिकित्सा धि धैर्यात्मा दिविज्ञानम मनोदोषौषधम परम। मानसिक रोगों की चिकित्सा में धी यानी बुद्धि, धैर्य यानी धीरज और आत्मा आदि का ज्ञान हो जाने से रज और तम मानसिक दोष नष्ट हो जाते हैं। अभी यहाँ पे धी यानी बुद्धि मतलब आपकी मानसिक क्षमता है, जो तर्क करने, समझने, सीखने, समस्याओं को हल करने और निर्णय लेने की शक्ति है। तो आपको अपनी बुद्धि पर काम करना है, मतलब आपके जीवन में जो भी समस्या आए तो उस समय बुद्धि से काम ले। दूसरा है धैर्य। धैर्य यानी कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी है, और मानसिक रोग का इलाज धीरे धीरे होता है, तो आपको खुद के ऊपर या अपने मन के ऊपर धैर्य रखना है। तीसरा है आत्मविज्ञान, मतलब स्वयं को, अपने वास्तविक स्वरूप को जानना है, ये समझना कि मैं कौन हूं, जिससे चेतना के स्तरों, मन की गतिविधियों, विचार, भावनाएं, क्रियाएं को समझकर आंतरिक शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। मानसिक रोग चिकित्सा पे MCQ पूछते ही है कि इसमें से कौन सी मानसिक रोग चिकित्सा नहीं है या फिर एक्सप्लेन श्लोक ऐसे पूछते हैं। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पर सभी प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं और ओरल में भी। चिकित्सा चतुष्पाद या चिकित्सा के 4 पाद भिषक, द्रव्यान्युपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम, चिकित्सितस्य निर्दिष्टम प्रत्येकम तच्चतुर्गुणम। जैसे 4 पैर होने पर चौपाई ठीक से खड़ी रहती है, वैसे ही चिकित्सा के 4 पाद होने पर चिकित्सा में सफलता अवश्य मिलती है। भिषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, ये चिकित्सा के 4 पाद हैं। अभी इन 4 रो के 4 अपने अपने गुण हैं, उसको अब विस्तार से देखेंगे। 1. भिषक यानी वैद्य। दक्ष तीर्थार्थ शास्त्रार्थो दृष्टकर्मा, शुचिर भिषक्ल दक्ष। तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, दृष्टकर्मा और शुचि ये वैद्य के 4 गुण हैं। 1. दक्ष यानी चतुर, जो अपने कार्य में कुशल हो, स्किलफुल हो। 2. तीर्थार्थ शास्त्रार्थ, गुरु से, जिसने शास्त्र सीखा हो, यानी क्लियर विजन इन थ्योरी। 3. दृष्टकर्मा, जिसने शस्त्र कर्म, पंचकर्म जैसी क्रिया स्वयं देखी हो, किया हो।
प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो 4। शुचि यानी जो शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो या सूचीभूत हो, जो बॉडी एंड माइंड से प्योर हो। 2। औषध के 4 गुण। बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यमौषधम। बहुकल्पम यानी एक ही द्रव्य से अलग अलग कल्प बना सके, जैसे स्वरस, चूर्ण, क्वाथ इत्यादि बना सके और रोगी के सुविधानुसार उसे दे सके। मल्टीपल प्रिपरेशन बना सके। बहुगुणम यानी द्रव्य अनेक गुणों से युक्त हो ताकि अनेक रोगों को ठीक कर सके। हैव मेनी प्रॉपर्टीज संपन्नम यानी द्रव्य को किसी प्रकार का कीट आदि ना लगे हो, जो द्रव्य खराब न हो और पाक आदि क्रिया अच्छे से की गई हो, यानी क्वालिटी से युक्त हो। योग्यम यानी द्रव्य को दे आयु की अवस्था के अनुसार सभी व्यक्ति सेवन कर सके, यानी एप्लीकेबिलिटी। 3। उपस्थाता के 4 गुण। अनुरक्तः शुचिर दक्षो बुद्धिमान परिचारकः। उपस्थाता यानी परिचारिका यानी नर्स परिचारिका के अनुरक्त, शुचि, दक्ष और बुद्धिमान यह गुण है 1। अनुरक्त यानी जिसे रोगी के प्रति स्नेह हो या रोगी की सेवा में डिवोटेड हो। 2। शुच यानी शारीरिक और मानसिक रूप से पवित्र हो। 3। दक्ष यानी अपने कार्य में कुशल हो, एक्सपर्ट हो। 4। बुद्धिमान यानी वैद्य और रोगी की बात समझने में समर्थ हो, क्लेवर हो। आढ़्यो रोगी भिषग्वश्यो झापक सत्ववान पे। अभी रोगी के 4 गुण देखते हैं। अभी रोगी कैसा होना चाहिए? 1। आढ़्य मतलब धनवान होना चाहिए। उसके पास औषधि लेने के लिए पैसे होने चाहिए, क्योंकि अगर वैद्य औषधि लिख के भी दे और रोगी खरीद ना सके तो उसका कोई मतलब नहीं। वेल्थी हो। 2। भिषग्वश्यो मतलब जो वैद्य के आदेशों का पालन करे, यानी जो अपथ्य बताए हैं उसका पालन करे, ठीक से औषधि ले। ओबीडियंट हो। 3। झापक मतलब ज्ञानी हो, जो अपनी परेशानी या लक्षणों को ठीक से बता सके और वैद्य ने जो बताया है उस बातों को समझ सके। एक्सप्रेसिव हो। 4। सत्ववान मतलब हिम्मत वाला हो, जो व्याधि से घबरा न जाए, उसका मनोबल उत्तम हो। विल पावर स्ट्रांग। अगर रोगी का मनोबल कम रहा तो छोटे से व्याधि की वजह से ही वह डर जाएगा और रिकवरी होने में समय लगेगा। तो यहाँ पे चिकित्सा चतुष्पाद एंड होता है। अभी अगला टॉपिक है रोगों के भेद अकॉर्डिंग टू क्यूरेबिलिटी। साध्यो साध्य इति व्याधिर्द्विधा तौ तु पुनर्द्विधा। सुसाध्य कृच्छ्र साध्यश्च याप्यो यश्चानुपक्रमः। रोग 2 प्रकार के होते हैं, साध्य और असाध्य साध्य। फिर से 2 प्रकार के होते हैं, सुख साध्य और कष्ट साध्य असाध्य। 2 प्रकार का होता है याप्य और अनुपक्रम। अभी एक एक देखेंगे। 1। साध्य व्याधि। साध्य व्याधि मतलब रोगों की चिकित्सा के बाद रोग अच्छे हो जाते हैं और रोगी स्वस्थ हो जाता है। अभी सुख साध्य व्याधि क्या है? सुख साध्य व्याधि आसानी से ठीक हो जाते हैं। सर्वोष दक्ष में देहे यूनः पुंसो जितात्मनः अमरमगोल पहेत्वग्र रूप रूपो नुपद्रवः अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति पाद संपदि ग्रहेष्वनु गुणेश्वेक दोष मार्गो नवः सुख। सर्व औषध क्षमे देहे मतलब रोगी का शरीर सभी प्रकार की औषधि सहन कर सके। उष्ण शीत वीर्य की औषधि भी वह सहन कर सके। युन मतलब रोगी युवा हो, युवा अवस्था में रोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। पुंसो मतलब पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो या बालक, लेकिन पुरुष हो, क्योंकि स्त्रियां स्वभाव से ही नाजुक होती है तो चिकित्सा करना कठिन हो जाता है। जितात्मन मतलब संयमी हो, उसका उसके इंद्रियों और मन पर काबू हो ताकि वह सभी अपथ्य का पालन कर सके। अमर्गो मतलब व्याधि मर्म स्थान पान नहीं हो, जैसे हृदय, नाभिशिर या बस्ती जैसे मर्म पर नहीं हो। अल्प हेतु मतलब रोग की उत्पत्ति कम कारणों से हुई हो, रोग उत्पत्ति में अनेक कारण न हो। अल्प पूर्व रूप और रूप व्याधि के पूर्व रूप और रूप कम हो, यानी व्याधि के लक्षण कम दिखाई दें। अनुपद्रव मतलब व्याधि के कोई उपद्रव न हो, यानी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अतुल्य दुष्य देशर्तु प्रकृति मतलब दुष्य यानी धातु, देश, रथु और रोगी की प्रकृति व्याधि के समान न हो। अगर दुष्य ऋतु आदि समान हो तो व्याधि और बलवान हो जाता है। दुष्य की बात करें तो अगर वात दोष की वजह से अस्थि धातु दूषित हो जाए तो व्याधि ज्यादा बलवान होगा, क्योंकि वात और अस्थि के गुणधर्म समान है। लेकिन अगर वात की वजह से मेद दूषित होता तो विरुद्ध गुण के कारण व्याधि अपने आप शांत होगा, यानी सुख साध्य होगा। अतुल्य देश यानी
आनूप देश में पित्तज व्याधि होना सुख साध्य होता है। आनूप देश में कफज व्याधि ज्यादा बलवान होते, पित्तज नहीं। अतुल्य ऋतु की बात करें तो अगर वसंत ऋतु में पित्तज व्याधि उत्पन्न होंगे तो रोग सुख साध्य होगा, क्योंकि वसंत में कफ प्रकोप होता है। अगर वसंत में कफज व्याधि होंगे तो वो कष्ट साध्य होगा। अगर प्रकृति की बात करें तो कफज प्रकृति के व्यक्ति को वातज व्याधि होना साध्य होता है। तो आपको याद रखना है कि व्याधि के समान कुछ भी होना नहीं चाहिए, ना देश, न ऋतु, न प्रकृति। पाद संपत्ति मतलब चिकित्सा के जो 4 चतुष्पाद है, वैद्य, औषधि, परिचारक और रोगी, वे चारों ही अवेलेबल होने चाहिए। अगर इसमें से एक भी कम रहा तो चिकित्सा सफल नहीं होगी। ग्रहेषु अनुगुणेषु मतलब जब रोगी को रोग हो तो उसके राशि की ग्रह अनुकूल मतलब मृत्यु कारक न हो। ये थोड़ा ऑड पॉइंट है। एक दोष एक मार्ग मतलब व्याधि जो है वो एक ही दोष से उत्पन्न हो, क्योंकि दूसरा दोष उसके अपोजिट नहीं रहता। अगर 2 दोष होंगे तो एक को कम करने जाएंगे तो दूसरा बढ़ेगा। इसलिए व्याधि एक दोष से उत्पन्न हो तो चिकित्सा करने में आसानी होती है और व्याधि साध्य होता है। वैसे ही एक मार्ग से उत्पन्न होना चाहिए, मतलब एक तो ऊर्ध्व मार्ग से या अधो मार्ग से या फिर आभ्यंतर मार्ग में या बाह्य मार्ग में ही होना चाहिए, तो चिकित्सा आसानी से होती है। नव मतलब व्याधि नया ही उत्पन्न हुआ हो, तो इससे क्या होगा, व्याधि के उपद्रव नहीं रहेंगे और अर्ली स्टेज में व्याधि कम समय में ठीक हो जाता है, जैसे सर्दी, खांसी। तो ये सब सुख साध्य व्याधि के लक्षण हैं। इसके ऊपर आपको SAQ पूछते हैं। कृच्छ्र साध्य व्याधि। कृच्छ्र साध्य व्याधि मतलब जो व्याधि कठिनाई से साध्य हो, बहुत समय से और बहुत उपाय साधनों से साध्य हो, उसे भी कृच्छ्र साध्य व्याधि कहते हैं। शस्त्रादि साधना कृच्छ्रः संकरेच्छ ततोगधा। शस्त्रादि साधन मतलब जिसे ठीक करने के लिए शस्त्र का उपयोग करना पड़े, यानी सर्जरी करनी पड़े, अग्निकर्म, क्षार कर्म का उपयोग करना पड़े। और जो व्याधि असाध्य व्याधि के लक्षणों से मिश्रित हो उसे कृच्छ्र साध्य व्याधि कहते हैं, जैसे लाइपोमा, सिस्ट, हेर्निया, शेषत्वादायुषो, याप्य पथ्याभ्यासाद्विपर्य। आयु के शेष रहने पर और पथ्य का पालन करने पर रोगी जीवित रहता है। व्याधि कुछ समय के लिए शांत हो जाता है, लेकिन छोटे कारण से भी पुनः बढ़ जाता है। यह व्याधि कर्मज होने के कारण न तो व्याधि समूल नष्ट होता है, न ही रोगी की मृत्यु होती है। इसीलिए यह केवल चिकित्सा के सहारे जीवित रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज अगर औषधि बराबर ना ले और मीठे पदार्थ ज्यादा खाए तो व्याधि बढ़ जाता है। लास्ट है अनुपक्रम, यानी असाध्य व्याधि अनुपक्रम एव स्यात् स्थितो अत्यंत विपर्य। औत्सुक्य मोहार्तिकृत दृष्ट रिष्टो क्षणाशण हल। असाध्य व्याधि में सुख साध्य व्याधि के ऑपोजिट लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें उत्सुकता, मोह यानी अनकॉन्शियसनेस, बेचैनी और अरिष्ट लक्षणों हो यानी मृत्यु सूचक लक्षण हो, और जिसके इंद्रियों के कार्य करने की क्षमता नष्ट हो गई हो उसे असाध्य व्याधि कहते हैं। इस रोगों की चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार यह चैप्टर एंड होता है। इस अध्याय का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। थैंक यू।